जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद्या की। एक बार मैं फिर आप लोगों के लिए मास्टर क्लास लेकर के आ गया हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी ज्योग्राफी 9th क्लास का मैं वीडियो आपको अध्याय बाय अध्याय दे रहा हूं, चैप्टर बाय चैप्टर दे रहा हूं। उसमें मैं पांचों चैप्टर आपको करा चुका हूं, जो कि क्लास 9th से आपका पूरा हो चुका है। उसमें 6 अध्याय हैं, लेकिन छठवां जो अध्याय है वो जनसंख्या है, जनगणना है। तो जनसंख्या इसमें उतना मात्रा में नहीं दिया है, इसलिए मैं जनसंख्या क्लास अलग से आपको कराऊंगा। बाकी पांचों वीडियो मैं आपको दे चुका हूं। यह जो वीडियो है उन पांचों वीडियो का संग्रह है। अगर उन पांचों वीडियो को आपने नहीं देखा है तो ये वाला देख करके आप आसानी से काम कर सकते हैं। अगर देखा है तो ये भी देखिए, आपका रिवीजन के तौर पर हो जाएगा क्लास। इसमें लगभग 250 प्लस प्रश्न हैं, जो कि 1 घंटे में मैं आपको कराने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और एंजॉय करिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड आपको कराऊंगा। तो चलिए फटाफट अंदाज में, चूंकि देखिए यहां मैं फटाफट अंदाज में कराऊंगा, क्योंकि वहां मैं आपको डिटेल में कराया हूं, तो यहां केवल क्वेश्चंस आंसर मैं कराऊंगा। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने देखते हैं क्या है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। प्रश्न संख्या 2 की बात करें, भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? पूछ रहा है कि कौन सी रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो वह है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, यह भी ध्यान दीजिएगा। कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो है वह कर्क रेखा कहते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में है, भारत के मुख्य भूभाग से दक्षिण पूर्व में। अंडमान और निकोबार जो है वह भारत के मुख्य भूभाग से दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये चीज आपको ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 6, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर डिटेल में पढ़ना है तो जो चैप्टर वाइज क्लास बना है उसको पढ़िए, वहां डिटेल में मैं बताया हूं। चूंकि ये मास्टर क्लास है, यहां मैं फटाफट कराऊंगा, क्योंकि 250 प्रश्न है, 1 घंटा में कराना भी है। चलिए छठवां सवाल, लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो अरब सागर में स्थित है, ये भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। लक्षद्वीप दक्षिण पश्चिम में, अंडमान निकोबार दक्षिण पूर्व में। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, देखिए संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करी जा रही है, तो केंद्र शासित प्रदेश का सबसे आखिरी बिंदु इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट है। अगर पूछता कि भारतीय राज्यों का सबसे दक्षिणी पॉइंट, तो बताएंगे कन्याकुमारी। क्या बताएंगे? कन्याकुमारी। इंदिरा बिंदु पर या इंदिरा पॉइंट पर सुनामी कब आया था? तो ईस्वी 2004 में सुनामी आया था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कुल क्षेत्रफल की बात करी जाए तो 32,84,000 वर्ग किलोमीटर जो है वह भारत का कुल क्षेत्रफल है लगभग, है ना। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मान के चलिए कि विश्व ये 100% है, तो उसका कितना परसेंट भूमि भारत के पास है? तो 2.42% भारत के पास है। भारत विश्व का बड़ा देश है, तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत से 6 बड़े देश से भी हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अगला प्रश्न, भारत की स्थल सीमा लगभग कितनी है? तो स्थल सीमा, केवल स्थल की बात की जा रही है, तो 15,200 किलोमीटर। और अगर जल की बात करता तो ये नहीं होगा, जल की बात में हो जाएगा आपका 7516.6, है ना। ये इसमें आपका केंद्र शासित प्रदेश भी आएगा। देखिए अगला प्रश्न आ ही गया। भारत की समुद्री तट रेखा जो है वह अंडमान निकोबार और द्वीप समूह और लक्षद्वीप को भी मिला करके कुल कितनी है? तटीय रेखा की बात करी जा रही है, जिसमें आपका गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये सारे आएंगे। तो ये 7516 किलोमीटर का है एरिया, ये भी ध्यान देना है आपको। चलिए अरब सागर स्थित है, तो आपको पता है अरब सागर स्थित है भारत के पश्चिम में और पूरब में है बंगाल की खाड़ी। देखिए भारत का नक्शा देखेंगे तो ये पश्चिम दक्षिण का जो क्षेत्र है यह अरब सागर है, और इधर जो है यह बंगाल की खाड़ी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। भारत के अक्षांश और देशांतर विस्तार में कितने डिग्री में है? अक्षांश और देशांतर विस्तार, अभी आपने पढ़ा कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, तो इसमें लगभग अंतर 30 डिग्री का है। वही हाल जब आप देशांतर पढ़ेंगे तो 68 डिग्री से लगभग 68 डिग्री से आपका लगभग 97 डिग्री तक है, तो यहां भी लगभग 30 डिग्री का अंतर है। तो यही अंतर पूछ रहा है, तो 30 डिग्री आप अंतर बताने वाले हैं।
प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है? तो गुजरात से अगर आप अरुणाचल प्रदेश आते हैं तो यहाँ आपको समय में सूर्यास्त में सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर जो है वह देखने को मिलेगा। कितने का? 2 घंटे का अंतर आपको देखने को मिलेगा। चलिए प्रश्न संख्या 17 नंबर, किसे भारत का यमयोत्तर माना जाता है, यानी भारत का मानक समय? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वह भारत का यमयोत्तर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वह उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। कहां से गुजरती है? मिर्जापुर से गुजरती है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये बीचों बीच मिर्जापुर से गुजरती है, ये आपको ध्यान देना है ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग, अक्षांश का प्रभाव पड़ता है। तो अक्षांश का जो प्रभाव है वह दक्षिण से उत्तर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। दक्षिण से उत्तर जब जाएंगे तो दिन और रात की अवधि पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए ये अपने गोलार्ध की बात की जा रही है, उत्तरी गोलार्ध की बात करी जा रही है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का विस्तार है। तो भारतीय भूभाग जो है एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। कैसा? दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर भारत को पश्चिम में मिलाता है। तो हिंद महासागर भारत को पश्चिम में यूरोपीय देशों से मिलाता है। किससे मिलाता है? यूरोपीय देशों से। स्वेज नहर को खोला गया 1869 ईस्वी में। कब खोला गया? 1869 ईस्वी में। स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच कितनी दूरी जो है वह कम हो गई है? तो लगभग 7000 किलोमीटर का फायदा हुआ है। कितने किलोमीटर का? 7000 किलोमीटर। देखिए विश्व के 7 बड़े देशों का क्रम, अभी हमने बताया कि भारत 7वां बड़ा देश है, लेकिन भारत से भी बड़े देश हैं 6। वह कौन कौन से हैं यह जरा समझिएगा। तो सबसे बड़ा देश रूस है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद चीन है, ब्राजील है, और 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, और अपना भारत जो है वह 7वें नंबर पर है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यह भी ध्यान देना है। भारत और श्रीलंका के बीच एक छोटा समुद्री रास्ता है जिसे कहा जाता है पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी। पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी, ये ध्यान दीजिएगा, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, आपको दोनों चीज ध्यान रखना है। चलिए मालदीव स्थित है। मालदीव कहां स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में। जब आप भारत का नक्शा देखेंगे, हम फुल डिटेल वीडियो बनाए हैं, उसमें आप देख लीजिए, अच्छे समझ में आएगा। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जानते हैं आप। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो देशांतर की बात करी जा रही है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो नेपाल ऐसा देश है जिससे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की जो सीमाएं हैं यह छूती हैं, टच करती हैं। चलिए प्रश्न संख्या 31 नंबर, ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश, देखिए यहां पर किस लिख लीजिएगा, किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो लक्षद्वीप में जाएंगे, क्योंकि लक्षद्वीप की राजधानी ही है कवारती, तो आप लक्षद्वीप में जाना पसंद करेंगे। वह कौन सा देश जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो ताजिकिस्तान की सीमा जो है वो भारत के साथ नहीं लगती है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य की बात करी जा रही है तो गुजरात। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करी जाती तो अंडमान निकोबार हो जाता। भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु, देखिए यहां पर भारतीय मुख्य भूभाग का, ना कि केंद्र शासित प्रदेश का, तो यह हो जाएगा कन्याकुमारी। जरा कमेंट करिए कन्याकुमारी किस राज्य में है। ऑप्शन देता हूं मैं, केरल और तमिलनाडु, 2 ही ऑप्शन दूंगा, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है? तो भारत का जो सबसे उत्तरी अक्षांश है वह है 37 डिग्री 6 मिनट। उत्तरी अक्षांश की बात की जा रही है, 37 डिग्री 6 मिनट। चलिए 36 नंबर सवाल, वह कौन सा राज्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश जो है इसका कोई भी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है और ना ही ये समुद्र से लगता है। इसके अलावा और भी राज्य हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मध्य प्रदेश सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं, इसको मैंने आप लोगों के लिए रखा है रिजर्व, कि इसका आंसर आप लोग कहीं ना कहीं से जरूर करेंगे। मैं जब आप डिटेल में पढ़ाया हूं उसमें भी इस क्वेश्चन को रिजर्व रखा हूं। कुछ लोगों ने कमेंट किया है जो कि सही है, कुछ लोग नहीं किए हैं कमेंट, तो मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि इस वीडियो में आप कमेंट जरूर करिएगा, लिख दीजिएगा प्रश्न संख्या 37 आंसर भारत, ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है कौन कौन से राज्य हैं, भारत, भूटान, नेपाल, मैं बताऊंगा नहीं,
लेकिन आपको खुद से ही लिखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 38। एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो कहलाता है, तो वह प्रायद्वीप कहलाता है। एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। भारत का उत्तरी मैदान निर्मित है, तो भारत का जो उत्तरी मैदान है वह जलोढ़ निक्षेप से निर्मित है। प्रायद्वीपीय पठार बना है, तो प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैल से बना है। जी हां, प्रायद्वीपीय पठार जो है वह आग्नेय तथा रूपांतरित शैल से बना है। हिमालय किस प्रकार की पर्वत है, तो यह वलित पर्वत का उदाहरण है। किसका? वलित पर्वत का। हिमालय का फैलाव किन नदियों के बीच है, तो पश्चिम में सिंधु से लेकर के पूरब में ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य हिमालय का फैलाव है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो विश्व की सबसे जो ऊंची पर्वत श्रेणी है वह आपका हिमालय है। याद है आपको। हिमालय का आकार कैसा है, तो हिमालय का आकार अर्धविरिताकार या चंद्राकार या धनुषाकार, तीनों ऑप्शन आपको याद रखना है। हिमालय की चौड़ाई कश्मीर में कितनी है, अगर बात करें कश्मीर की तो कश्मीर में 400 किलोमीटर है, और अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो अरुणाचल प्रदेश में 150 मीटर है। ऊंचाई में अरुणाचल प्रदेश में आपका, देखिए अरुणाचल प्रदेश की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो पश्चिमी हिमालय है वह कम ऊंचा है, और पूर्वी हिमालय है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम ये सारे आते हैं, तो उधर ज्यादा ऊंचा है। यह भी आपको ध्यान देना है। हिमालय के किस भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, अभी हमने चर्चा किया कि पूर्वी भाग ज्यादा ऊंचा है, इस वजह से पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय का सबसे उत्तरी भाग स्थित है जो श्रृंखला का क्या नाम है, तो इसका नाम है महान हिमालय। क्या नाम है? महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय, तीनों आप याद रखिएगा, महान, आंतरिक या हिमाद्री, है ना। इसकी औसत ऊंचाई सबसे अधिक है। कहने का मतलब है कि जो तीन भागों में बटा है, सबसे उत्तरी, मध्य और सबसे दक्षिणी, महान हिमालय, और ये बाहरी वाला जो है शिवालिक है, यह बाह्य हिमालय भी कहते हैं, निम्न हिमालय ये है, ठीक ना, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट किस देश में है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ऊंचाई की बात करें तो 8848 मीटर ऊंची है। कहीं कहीं आपको 8850 मीटर देगा, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार यही है 8848 मीटर, क्लास 9th के अनुसार। कंचनजंगा स्थित है, तो यह भारत में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8598 मीटर, यानी 8600 में 2 मीटर कम है। मकालू कहां में है, तो मकालू जो है नेपाल में है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8481 मीटर है। धौलागिरी कहां में है, तो यह भी नेपाल में है। इसकी बात करी जाए तो 8172 मीटर है। नंगा पर्वत कहां में है, यह भारत में है। ऊंचाई की बात करें तो 8126 मीटर। जी हां, नंगा पर्वत 8126 मीटर। अन्नपूर्णा कहां में है, तो अन्नपूर्णा नेपाल में है। ऊंचाई की बात करें तो 8078 मीटर, ध्यान दीजिएगा। नंदा देवी कहां में है, तो नंदा देवी भारत में है। ऊंचाई की बात करें तो 7817 मीटर। जी हां, नंदा देवी 7817 मीटर। कामेट कहां में है, भारत में है। ऊंचाई की बात करें 7756 मीटर। कामेट की ऊंचाई 7756 मीटर, ध्यान दीजिएगा। वही नामचा बरवा की भी ऊंचाई है, यह भी भारत में है, यह भी 7756 मीटर ऊंचा है। गुरु मांधता, जी हां, गुरु मांधता जो है यह नेपाल में है, 7728 मीटर ऊंचा है। तो ये कुछ हिमालय के जो महत्वपूर्ण ऊंची चोटियां हैं, इसका नाम आप याद रखिएगा। चलिए, महान हिमालय का क्रोड बना है, तो यह ग्रेनाइट का बना है। किसका बना है? ग्रेनाइट का, ध्यान दीजिएगा। हिमाद्री हिमालय के दक्षिण में स्थित हिमालय को कहा जाता है, तो हिमाद्री देखिए 3 श्रेणी है ना, ऐसे ऐसे, ये हिमाद्री, निम्न और वाही, यह शिवालिक कहते हैं। तो बीच वाले को पूछ रहा है, तो बीच वाले को हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय की संज्ञा दी गई है, कहा गया है। चलिए, पीर पंजाल किस हिमालय का भाग है, तो यह निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय का भाग है। अगला प्रश्न, धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं किस हिमालय का भाग है, तो यह भी हिमाचल या निम्न हिमालय का ही भाग है। कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, तो हिमाचल एवं निम्न हिमालय में। जी हां, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी जो है वह हिमाचल एवं निम्न हिमालय के पास स्थित है, ध्यान दीजिएगा। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक हिमालय क्या कहा जाता है? शिवालिक हिमालय कहा जाता है। यह वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देहरादून, कोटलीदून एवं पाटलीदून स्थित है, तो यह हिमाचल तथा शिवालिक हिमालय के बीच स्थित है। ये दोनों लास्ट वाला जो है इसके बीच स्थित है, इसके बीच हिमाचल तथा शिवालिक हिमालय के, याद रखिएगा। हिमालय को नदियों के आधार पर किसने वर्गीकृत किया था, तो सिडनी बुराड नामक वैज्ञानिक ने। सिडनी बुराड नामक वैज्ञानिक ने हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजित किया है। सिंधु एवं सतलज के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है, देखिए सिंधु नदी, यह सतलज नदी,
इसके बीच के जो भाग है हिमालय का, इसे पंजाब हिमालय कहते हैं। यह चीज आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, सतलुज तथा काली के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? यह सिंधु हुआ था, यह सतलज हुआ था, यह काली हुआ था। तो यहां से पंजाब हुआ, यह वाला जो भाग है यह कुमायूं हिमालय है। अब यह काली से तीस्ता नदी के बीच के भाग को नेपाल हिमालय कहते हैं, और तीस्ता से दिहांग जो है लास्ट वाला जो है, इसके बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? तो इसके बीच के हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। यह भी आपको ध्यान देना है। दिहांग नदी है, असम हिमालय कहते हैं। देखिए 70 नंबर प्रश्न तक आपको क्लियर हो गया। चलिए 71वां नंबर, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी है, ध्यान देना है। अगला प्रश्न, हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हैं किस स्थल पर? तो दिहांग गार्ज के स्थान पर। दिहांग गार्ज जो है यह जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है, तो यहीं से हिमालय जो है वह दक्षिण की ओर मोड़ ले लेती है। यह भी आपको ध्यान देना है। चलिए 73 नंबर, उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः हुआ है। तो उत्तरी मैदान जो है, उत्तरी मैदान उसका निर्माण सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों ये और इसके सहायक नदियों के सहयोग से हुआ है। ये ध्यान देना है आपको। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है जहां लोगों का निवास भी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में है माजुली द्वीप। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप, जो कि नदी में द्वीप है। अक्सर देखा जाता है कि जो द्वीप होते हैं वह समुद्र में होते हैं, लेकिन यहाँ नदी में द्वीप है और सबसे बड़ा विश्व का है यह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। यह भी ध्यान देना है। तो नदी द्वीपों का निर्माण कैसे होता है? तो पर्वतों से आने वाली नदियों के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिस वजह से नदी द्वीपों का निर्माण हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराएं में बढ़ जाती हैं। नदियां जो है, तो जब ये निचला भाग इनका आता है तो गाद जमा होने की वजह से ये अपने ही गाद को भेद नहीं पाती हैं और धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को क्या कहा जाता है? तो इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वितरिका, याद रखिएगा। चलिए, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब कहा जाता है। गंगा के मैदान का विस्तार है, तो घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच गंगा के मैदान का विस्तार है। किस नदी के? घग्गर और तीस्ता नदी के बीच। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग, तो उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुरानी जलोढ़ मिट्टी। जी हाँ, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का बना है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, ध्यान देना है। प्रदीपीय पठार का निर्माण हुआ है गोंडवाना भूमि के टूटने से एवं अपवाह के कारण। जी हाँ, प्रदीपीय पठार का निर्माण हुआ है गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण। दक्षिण का पठार जो है उसका आकार कैसा है? तो उसका आकार त्रिभुजाकार है। दक्षिण के पठार का आकार है त्रिभुजाकार। नर्मदा नदी स्थित है दक्षिण पठार के उत्तर में, याद रखिएगा, नर्मदा दक्षिण पठार के उत्तर में, और ताप्ती नर्मदा नदी से भी उत्तर में जब आप जाएंगे तो ताप्ती मिलेगा, आपको ध्यान दीजिए। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो दक्षिण के पठार का ही एक भाग है मेघालय का पठार। मेघालय के पठार में 3 भाग हैं, गारो, खासी, जयंतिया। सबसे पूर्वी भाग जयंतिया है, सबसे पश्चिमी भाग जो है वह गारो है, मध्य भाग जो है वह खासी है। यही आपका मासिनराम स्थित है, जो सबसे ज्यादा बारिश का केंद्र है। मेघालय का पठार का अन्य नाम कार्बी आंगलोंग पठार, इसी का एक और नाम है उत्तर कचार पहाड़ी, जो भी मेघालय में स्थित है। एक ही नाम है तीनों। चलिए, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट स्थित है। यह पश्चिमी घाट पर स्थित है। ये तीनों दर्रे हैं, यह पश्चिमी घाट पर स्थित है। पूर्वी घाट का विस्तार है तो महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक इसका विस्तार है। 90 नंबर प्रश्न, अनाईमुड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो अनाईमुड़ी की ऊंचाई जो है वह 2695 मीटर है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो 2695 मीटर स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा है, यह 2633 मीटर ऊंची है, ध्यान देना है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी, जो कि 1500 मीटर ऊंचाई है इसकी। पूर्वी घाट के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? तो पूर्वी घाट के दक्षिण में शिवराय और जावेरी की पहाड़ी है। काली मिट्टी का निर्माण हुआ है तो यह ज्वालामुखी से हुआ है, ध्यान देना है। भारतीय मरुस्थल क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी, तो यह लूनी नदी है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है बताइए जरा, सहारा या थार? आप कमेंट करिए, सहारा मरुस्थल है या थार है? बरकान क्या है? अर्धचंद्रकार बालू का टीला बरकान कहलाता है। जी हां, अर्धचंद्रकार बालू का टीला बरकान कहलाता है। पश्चिमी घाट के नाम, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको। पश्चिमी घाट के नाम, तट से उत्तरी भाग को कोंकण तट, जो कि मुंबई से गोवा तक है,
मध्य भाग को कन्नड़ तट तथा दक्षिण भाग को मालाबार तट कहते हैं, ध्यान देना है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार, जबकि दक्षिणी भाग जो है उसको कोरोमंडल तट कहते हैं। पूर्वी घाट की महत्वपूर्ण नदियां किस प्रकार हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पूर्वी घाट की ये नदियां हैं जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यह सभी जो हैं यह डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, जी हाँ पूछ रहा है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो यह उड़ीसा में है और इसका नाम अगर पूछे तो बताएंगे चिल्का झील। यह महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि चिल्का झील स्थित है महानदी डेल्टा के उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, तो बताएंगे दक्षिण में। देखिए 101 नंबर प्रश्न जो है वह बिहार सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है। पिटली द्वीप कहां स्थित है? तो पिटली जो द्वीप है यह लक्षद्वीप में स्थित है। यह पक्षी अभयारण्य है, यहां मनुष्य निवास नहीं करता है, यह चीज आपको ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 102 की ओर चलते हैं। प्रवाल का विस्तार होता है तो छिछले और गर्म जल में होता है। कैसे जल में? छिछले तथा गर्म जल में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह पर, जिसका नाम है बैरन द्वीप, आपको याद रखना है। चलिए 104 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी की है? तो यह अमेजन नदी की है। अगर पूछे कि भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है तो वह हो जाएगा गंगा नदी। जी हाँ, कौन सी? गंगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है तो यह लद्दाख से करती है। सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है? जास्कर, नुब्रा, हुंजा, सतलज, ब्यास, इसके अलावा रावी, चेनाब और झेलम, ये सारे सिंधु की सहायक नदियां हैं। चलिए अगला प्रश्न, सिंधु नदी मिल जाती है तो यह अरब सागर में मिल जाती है। कहां में? अरब सागर में। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो वर्ष 1960 में हुआ था। इस समझौते में भारत जो है वह सिंधु नदी के जल का 20% भाग ही इस्तेमाल कर पाएगा और पाकिस्तान जो है वह 80% इस्तेमाल कर पाएगा। सिंधु जल, देखिए यही प्रश्न है। गंगा के मुख्य धारा कहलाती है तो यह भागीरथी कहलाती है। गंगा जो है वह गंगा नाम से ना निकल के भागीरथी नाम से निकलती है। भागीरथी का जो उद्गम है वह गंगोत्री हिमालय से है, यह भी आपको ध्यान रखना है। भागीरथी तथा अलकनंदा जो मिलते हैं उत्तराखंड में जगह देवप्रयाग, वहां एक दूसरे से मिलते हैं, फिर गंगा नाम से ये जाने जाते हैं। गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में कहां में प्रवेश करती है? तो गंगा जो है हरिद्वार में पर्वतीय भाग को छोड़ करके और मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यमुना गंगा में मिलते हैं तो यमुना जो है गंगा में इलाहाबाद में, कहां में? प्रयागराज इलाहाबाद में मिलते हैं। गंगा की वह सहायक नदी जो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आकर मिलती है, तो इसमें कुछ नदियां जो है वह प्रत्यक्ष रूप से मिलती हैं जैसे कि सोन, और कुछ नदियां जो हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से यमुना के सहारे मिलती हैं। तो चंबल, बेतवा तथा सोन यह अप्रत्यक्ष, ये सहायक नदियां हैं जिसमें कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से गंगा में मिलती हैं। चलिए यह प्रश्न बिहार सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है फरक्का। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु फरक्का है, स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है। किस स्थान पर गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है? तो यह भागीरथी तथा हुगली के रूप में यह फरक्का में जब जाएगी तो दो भागों में बढ़ जाएगी। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये दोनों नदियां मिल करके और मेघना नाम का निर्माण करके और मेघना नदी के रूप में यह विलीन होती है समुद्र में। विश्व का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा कहां में है? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में, तो यह भी आपको ध्यान देना है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा तो यह सुंदरवन ही डेल्टा है। गंगा की लंबाई की बात करी जाए तो लगभग 2500 किलोमीटर है। सिंधु तथा गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक पर स्थित नगर कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच जो जल विभाजक है उस स्थल पर स्थित नगर का नाम अंबाला नगर है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान देना है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व में है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है तो यह नामचा बरुआ के पास दिहांग गार्ज से प्रवेश करती है। जी हाँ, नामचा बरुआ के पास दिहांग गार्ज से यह भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं तो ब्रह्मपुत्र की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जिसका नाम है दिबांग और लोहित। इसके अलावा और भी सहायक नदियां हैं।
ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? देखिए, ब्रह्मपुत्र को कहीं ब्रह्मपुत्र नाम से नहीं जानते हैं सिवाय असम के। असम में केवल इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं, बाकी तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जानते हैं। सांगपो का अर्थ क्या होता है मैं पहले वीडियो में बताया हूं, कमेंट करिएगा। और बांग्लादेश में इसको नाम है जमुना, और ब्रह्मपुत्र का नाम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग है, लेकिन इसका नाम ब्रह्मपुत्र कहां में है? तो असम में ब्रह्मपुत्र इसका नाम है, यह भी आपको ध्यान देना है। अरुणाचल प्रदेश में इसका दिहांग नाम है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो यह माजुली है, आपको पहले भी करा चुका हूं इस प्रश्न को। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? इसको यहां पर आप मिटाइए। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजन का निर्माण पश्चिमी घाट के द्वारा किया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियां जो पूरब की ओर बहती हैं, तो यह महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और यह डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, और यह नदी जो है नर्मदा और ताप्ती है। ये दोनों नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी कहने का मतलब है कि ज्वार नदमुख। चलिए, ज्वार नदमुख बनाने वाली नदियां जो पश्चिमी घाट में बहती है, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी के निकट। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां तो नर्मदा और ताप्ती है। 139 नंबर, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है नर्मदा नदी के द्वारा जबलपुर के निकट। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे नामक परियोजना जो है, योजना जो है वो प्रारंभ करी गई है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रृंखला से यह ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रृंखला से निकलती है। पश्चिम की ओर बहने वाले मुख्य नदियां साबरमती, माही, भरतपूजा, पेरियार, इसके साथ साथ नर्मदा और ताप्ती है ही। ये नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं जिसका नाम है साबरमती, माही, भरतपूजा और पेरियार। ये अलग अलग नदियां हैं, यहां पर मैं आपको कॉमा लगाऊंगा। साबरमती, माही, भरत पूजा, देखिए यहां पर भरत पूजा तथा पेरियार, ये सारी नदियां जो है पश्चिम की ओर ही बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तो यह है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। इसे भारत गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण गंगा, भारत की गंगा नहीं, दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट। जी हाँ, महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट से। चलिए, गोदावरी की लंबाई 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र भी गोदावरी का ही है। गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, जरा एक बार इस पर गौर करिएगा। तो गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं इसमें आता है पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। ये जो दोनों गंगा लगा है यह गोदावरी की सहायक नदी है, क्योंकि गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता और मंजरा आपको याद रखना है। किसे दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? तो गोदावरी को महानदी का उद्गम स्थल है, तो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से महानदी निकलती है। कृष्णा के मुख्य सहायक नदी कौन कौन से हैं? तो कृष्णा की जो मुख्य सहायक नदी है वह है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। यह कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। कावेरी की सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमवती। कावेरी की सहायक नदियां अमरावती, भवानी और हेमवती। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी के द्वारा बनाया जाता है। इस जलप्रपात का नाम जो है वह शिव समुद्र जलप्रपात है। तो बात करते हैं दूसरे की अब, तो हम लोग पहले की भी बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वह है कूचिकल जलप्रपात है। देखिए, अगला प्रश्न वही है। लैगून झील का उदाहरण, तो लैगून झील का उदाहरण है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, पुलकट झील और कोलेरू झील। यह लैगून झील के उदाहरण है। सांभर झील कहां में है? तो यह खारे पानी की झील है, यह एक लवणीय झील है, यह राजस्थान में है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो हुल्लर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान से किया गया। वुलर झील आपको अभी बताया हूं कि जम्मू कश्मीर में है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नैनीताल झील कहां में है? उत्तराखंड में है। गोविंद सागर झील कहां में है? हिमाचल प्रदेश में है। बारह पानी झील कहां में है? तो मेघालय में है। सांभर झील कहां में है? राजस्थान में है। निजाम सागर झील कहां में है?
तेलंगाना में है। नागार्जुन सागर झील कहां में है? तो नागार्जुन सागर झील आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पास है। जी हाँ, नागार्जुन सागर झील कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश। अच्छा, डल झील अभी मैं बताया हूं, कमेंट करिएगा। भीमताल झील कहां में है? उत्तराखंड में है। लोकटक झील कहां में है? मणिपुर में है। चिल्का झील कहां में है? तो उड़ीसा में है, याद रखिएगा। चलिए अगला, राणा प्रताप सागर बांध कहां में है? राजस्थान में है। पुलकट झील कहां में है? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर ही स्थित है, ध्यान दीजिएगा। ये हीराकुड बांध कहां है? तो उड़ीसा में है। नागार्जुन सागर नदी परियोजना, नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? तो यह कृष्णा नदी पर है। 174 नंबर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। अच्छा देखिए दोस्तों, एक आध प्रश्न अगर गलत हो जाए तो उतना माइंड मत करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं सुधार दूंगा, है ना। क्योंकि देखिए इतने ज्यादा जब प्रश्न होते हैं ना, तो एक आध प्रश्न की संभावना है कि थोड़ा सा उच्चारण में या किसी प्रकार से त्रुटि हो सकती है। वैसे मैं पूरी संभावना करता हूं कि गलती ना हो, बट अगर हो जाए तो कमेंट कर दीजिएगा, प्रश्न संख्या कमेंट कर दीजिएगा, मैं पिन कर दूंगा उसका सही आंसर। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर। भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा, आपको पहले से ही पता है। ब्यास कुंड से उत्पन्न होने वाली नदी तो यह ब्यास नदी है। सिंधु की सहायक नदी जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में है तो वह नदी है चेनाब। जी हाँ, बढ़िया प्रश्न है। सिंधु की वह सहायक नदी जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में है तो वह है चेनाब। भ्रंश अपवाह होकर अरब सागर में मिलने वाली नदी तो यह भ्रंश अपवाह से होकर नर्मदा और ताप्ती दोनों मिलती है, ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा। दक्षिण भारतीय नदी जो ग्रीष्म तथा शीत ऋतु दोनों में वर्षा का जल प्राप्त करती है तो वह है कावेरी नदी। जी हाँ, यह लगभग 12मासी नदी है। लद्दाख, गिलगित तथा पाकिस्तान से बहने वाली नदी कौन सी है? तो यह सिंधु नदी है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो यह है लूनी। पाकिस्तान में चिनाव से मिलने वाली नदी कौन है? तो यह झेलम है। झेलम नदी पाकिस्तान में चिनाव से मिलती है। यमुनोत्री हिमालय से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो यमुनोत्री से निकलता है यमुना। किस नदी से इंदिरा गांधी नहर निकली है? तो इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से निकली है। रोहतांग दर्रा के पास किस नदी का स्रोत है? तो रोहतांग दर्रा के पास रावी नदी का स्रोत है। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में उत्पन्न होकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से उत्पन्न होकर बहने वाली पश्चिम की ओर नदी है ताप्ती। जलवायु क्या है? एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग जलवायु कहलाता है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरी डिटेल में पढ़ना है तो जाकर के आप फुल डिटेल वीडियो इसकी देख लें। भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो भारत की जो जलवायु है वह मानसूनी जलवायु है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी शब्द मौसिम से हुई है। किससे? अरबी शब्द मौसिम से हुई है। भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा घटती है तो भारत के उत्तरी मैदान में जब आप पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटेगी। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक, जी हाँ, वह 6 प्रमुख कारक जो जलवायु को नियंत्रित करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो वह 6 कारक में पहला अक्षांश, दूसरा है तुंगता या ऊंचाई, तीसरा है वायुदाब, चौथा है समुद्र से दूरी, पांचवा है महासागरीय धाराएं तथा छठा है उच्चावच। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर तापमान, तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो आपको तापमान कम मिलेगा यानी घटेगा। पृथ्वी की सतह से अगर आप ऊंचाई पर जाते हैं तब भी तापमान जो है वह आपको घटते हुए दिखाई देता है। जी हाँ, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाइए, लाइक एज आप हिमालय पर जाइए या बड़ी बड़ी जो पर्वतें हैं उस पर जाइए तो बर्फ मिलेगा। उसी प्रकार से आप ध्रुवों पर जाइए तब भी वहां आपको बर्फ मिलेगा। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। वायुदाब जो है निर्भर करता है अक्षांश और ऊंचाई पर। महासागरीय धाराएं जो है वह चलती हैं तो समुद्र से तट की ओर। कहां? समुद्र से तट की ओर। किस बल के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं मुड़ती है? तो यह है कोरियोलिस बल। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को ही कोरियोलिस बल कहा जाता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो उत्पन्न आभासी बल है उसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। जेट धाराएं चलती हैं तो जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य चलती हैं। जेट धाराओं को जाना जाता है उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराओं के नाम से। जी हाँ, जेट धाराओं को जाना जाता है उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं। एनसो का प्रभाव होता है, एनसो का फुल फॉर्म जान लीजिए, एल नीनो दक्षिणी दोलन। जी हाँ, एल नीनो दक्षिणी दोलन, ये इसका मतलब है एनसो का। एन से एल नीनो, एस ओ से दक्षिणी दोलन आप इसको कहिए। देखिए यहां साफ स्पष्ट लिखा है कि एल नीनो जो है परिघटना एनएसओ, यह है दक्षिणी दोलन।
एलिनो यह एक गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू की ठंडी जलधारा के स्थान पर बहती है, यह भी आपको ध्यान देना है। चलिए, एलिनो किस प्रकार का शब्द है? तो यह स्पेनिश शब्द है। एलिनो का अर्थ होता है छोटा बच्चा या बेबी क्राइस्ट। एलिनो की उपस्थिति सतह के तापमान को बढ़ा देता है, क्योंकि एलिनो गर्म जलधारा है। ठीक इसके विपरीत लानीना है। लानीना ठंडी जलधारा है। मानसून की अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा आपस में कहां में मिलती है? जी हां, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्या? 203। मानसून की जो अरब सागर शाखा है और जो बंगाल की खाड़ी से जो शाखा उठ करके भारत में प्रवेश करती है, यह गंगा के उत्तर पश्चिम भाग में मिलती है। मानसून की वापसी की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो सितंबर माह में भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से। 205 नंबर प्रश्न, मानसून की वापसी समाप्त होती है तो मानसून की जो वापसी है यह भारत में दिसंबर में समाप्त हो जाती है। अगर केंद्र शासित प्रदेश यानी अंडमान की बात करी जाए तो वहां जनवरी तक वहां भी समाप्त हो जाती है। उत्तर भारत में शीत ऋतु होता है तो जो शीत ऋतु की अवधि है वह नवंबर से फरवरी तक होता है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं, यह शीत ऋतु में ही प्रवाहित होती हैं। तो जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं यह शीत ऋतु में प्रवाहित होती हैं। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं तो यह स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। जाड़े के दिन में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होने का कारण क्या है? जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होने का कारण है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा होने का कारण, तो शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा क्यों होता है भैया? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होता है। महावट क्या है? तो महावट शीतकालीन की जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से, उसे महावट कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु भारत में होती है तो भारत में ग्रीष्म ऋतु की अवधि जो है वह मार्च से मई तक है। कहां? मार्च से मई तक। काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। बैसाख के महीने में होने वाली वर्षा को पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहा जाता है। जी हां, बैसाख यानी कि गर्मी का मौसम होगा, यानी ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में होने वाली जो वर्षा है पश्चिम बंगाल में, उसे काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। आम्र वर्षा, तो आम्र वर्षा कर्नाटक और केरल में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा होती है, यह भी आपको ध्यान देना है। मासिनराम स्थित है, इसका मैंने पहले आपको चर्चा किया है कि मासिनराम जो है वह गारो खासी जयंतिया में खासी की पहाड़ी जो मध्य वाली है उसी पर स्थित है। विश्व का सबसे अधिक औसत वर्षा वाला क्षेत्र, तो यह मासिनराम मेघालय में स्थित है। स्टैलेग्माइट एवं स्टैलेक्टाइट ये दोनों गुफा है, यह प्रसिद्ध है तो यह मासिनराम में प्रसिद्ध है। ध्यान रखिए, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण है, आपको पहले ही बताया हूं। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो जून के प्रारंभ में भारत में मानसून का जो आगमन हो जाता है मालाबार तट से। भारत में शीत ऋतु की विशेषता, तो भारत में जो शीत ऋतु होती है वह दिन गर्म तथा रातें ठंडी। जी हां, दिन गर्म तथा रातें ठंडी। भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर अधिक होता है? तो मरुस्थलीय भाग में होता है, यह आपको पहले से ही पता है। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? तो मालाबार तट पर जो वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। किसके कारण? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। चलिए 223 नंबर सवाल, जैव विविधता के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जैव विविधता के अनुसार देखें तो भारत का स्थान 10वां है। कौन सा है? 10वां। चलिए 224, वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है, जिस पर मनुष्य का प्रभाव बहुत दिनों तक नहीं पड़ता है, वह वनस्पति अक्षत वनस्पति कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्षत वनस्पति। 225, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ शुष्क ऋतु पाई जाती है वहां कौन सा वन होगा? कह रहा है कि वह क्षेत्र जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और शुष्क ऋतु भी हो तो वहां उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाएगा। कैसा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाला जो स्थान है वह कौन कौन सा है? तो यह पश्चिमी घाट है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर और तमिलनाडु के तट पर भी और असम के ऊपरी भागों में भी। यहां 200 सेंटीमीटर से अधिक जब वर्षा हो रही है और शुष्क क्षेत्र भी है तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष भी हैं, तो इसके वृक्ष हैं महोगनी, रोजवुड,
रबर और सिनकोना। महोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना। आवनूस भी इसी का पौधा है। भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन जो हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। तो भारत में अगर सबसे ज्यादा संख्या में है तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसून वन है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन विकसित होते हैं, यहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहलाएंगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के किस क्षेत्र में है? ये जो पर्णपाती वन है किस क्षेत्र में है उष्णकटिबंधीय वाला? तो उत्तर पूर्वी राज्यों में, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों में, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा में और छत्तीसगढ़। शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं जहां, देखिए, शुष्क पर्णपाती वन वहां होगा जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होगा, यह ध्यान देना है आपको। खजूर, यूफोरबिया, नागफनी किस वन के पादप हैं? तो ये सब कटीले वन और झाड़ियों के पादप हैं। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन किस वन के पादप हैं? तो यह अल्पाइन वनस्पति के पादप हैं। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी की जो डेल्टा है, कृष्णा, कावेरी की जो डेल्टा है, तो इसी डेल्टाई भाग में कच्छ के रण में, कच्छ के जो क्षेत्र हैं कच्छ में, वहां भी ये पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो सन 1972 में यह भारत जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। विश्व का अकेला देश जहां बाघ तथा शेर दोनों पाए जाते हैं, देखिए बहुत शानदार प्रश्न है। विश्व का अकेला देश जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं तो वह देश है अपना प्यारा भारत। रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का ही भाग है रबर। सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यह 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। सिमलीपाल जीव मंडल किस राज्य में है? तो सिमलीपाल जीव मंडल जो है वह उड़ीसा में है। सुंदरवन जीव मंडल किस राज्य में है? तो सुंदरवन जीव मंडल जो है वह पश्चिम बंगाल में है। मन्नार की खाड़ी जीव मंडल किस राज्य में है? तो मन्नार की खाड़ी जीव मंडल वह तमिलनाडु में है। नीलगिरी जीव मंडल किस राज्य में है? तो नीलगिरी जीव मंडल तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल 3 राज्यों में है। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है? तो नंदा देवी जीव मंडल यह उत्तराखंड में है। नोकरेक जीव मंडल किस राज्य में है? बिहार दरोगा में पूछा गया है ये। तो नोकरेक जीव मंडल मेघालय राज्य में है। अगला, ग्रेट निकोबार जीव मंडल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह निकोबार द्वीप समूह पर है। मानस जीव मंडल किस राज्य में है? तो मानस जीव मंडल असम राज्य में है। दिहांग दिवांग जीव मंडल किस राज्य में है? तो दिहांग दिवांग जीव मंडल जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए अगला, डिब्रू सैखोवा जीव मंडल किस राज्य में है? तो डिब्रू सैखोवा जीव मंडल जो है आसाम में है। अगस्त मलाई जीव मंडल किस राज्य में है? तो अगस्त मलाई जीव मंडल तमिलनाडु और केरला में है। कंचनजंगा जीव मंडल किस राज्य में है? तो कंचनजंगा जीव मंडल यह आपका सिक्किम में है। पंचमढ़ी जीव मंडल किस राज्य में है? तो पंचमढ़ी जीव मंडल जो है वह आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। अचानकमार अमरकंटक जीव मंडल किस राज्य में है? तो अचानकमार अमरकंटक जीव मंडल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। कच्छ जीव मंडल किस राज्य में है? तो कच्छ जीव मंडल गुजरात में है। ठंडा रेगिस्तान, इसी को शीत मरुस्थल कहते हैं। कहीं कहीं देगा आपको कोल्ड डेजर्ट किस राज्य में है? तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश। बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर लगा देते हैं आंसर, लेकिन याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। शेषाचलम जीव मंडल किस राज्य में है? तो शेषाचलम जीव मंडल आंध्र प्रदेश में है। पन्ना, जो पन्ना जीव मंडल है वह किस राज्य में है? यह मध्य प्रदेश में है। कटीले वन तथा झाड़ियां होती हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। कटीले वन तथा झाड़ियां कहां होंगी? जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से भी कम होगी वहां कटीले वन और झाड़ियां होंगी। तो आखिरी में आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने लगभग 45 मिनट अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया। तो मैं ये आपसे वादा करता हूं कि अगर इस 45 मिनट को आपने अच्छे से दिया है तो ये मान के चलिए कि केवल इस वीडियो से लगभग आपके जो जितने शिफ्ट में एग्जाम है लगभग 15 प्रश्न आपको इससे देखने को मिलेगा। तो ये पीडीएफ आप जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। पीडीएफ अगर प्राप्त करना है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, कमेंट करिएगा, उसके बाद मैं पीडीएफ दे दूंगा। वैसे इसका पार्ट बाय पार्ट पीडीएफ मैं आप लोग को उपलब्ध कराया ही हूं,
तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये लगभग 250 प्लस जो प्रश्न हैं इनको आपने अच्छे से देखा है और अच्छे से एक बार पढ़ेंगे। तो वीडियो को यही समाप्त, हाँ एक बार और मैं बता देना चाहता हूं समाप्त करने से पहले कि 9th क्लास का सारा कुछ आपको मैं ज्योग्राफी करा चुका हूं। इसके बाद मैं 10th क्लास ज्योग्राफी पार्ट बाय पार्ट कराऊंगा। फिर वीकेंड पर आखिरी दिन यानी कि अगले संडे को मैं इसका भी मास्टर पीडीएफ आपको दे दूंगा। तो फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।